हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टीजीटी हिंदी 33-21 फीमेल, जिन्होंने अभी ही 4 सितंबर 2021 और 5 सितंबर 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था DSSB का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम देने के बाद सभी के मन में ये विचार आने लग जाता है कि कट ऑफ क्या जा सकती है और पेपर बाकी शिफ्ट का किस तरीके का था, इजी था, मॉडरेट था या हमारे वाली शिफ्ट से ज़्यादा इजी था। तो इसी सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ ओवरऑल ऑल शिफ्ट का मिलाकर कि पेपर किस तरीके का आया था। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि पार्ट बी में क्या क्या चीज़ें आई थी। इस बार DSSB ने 2018 का पेपर और 2021 का पेपर काफ़ी अंतर रखा, क्योंकि अनुच्छेद तो हर बार 2 ही आते हैं। इस बार भी 2 ही अनुच्छेद रहे, हिंदी और काव्य में से और पद्य में से, दोनों में से पद्य में और गद्य में दोनों में से ही आया था। व्याकरण काफ़ी ज़्यादा आई हुई थी और लिटरेचर अगर आप कहें तो लिटरेचर इजी नहीं थी। जिन्होंने बहुत डीप में स्टडी की थी उनके लिए लिटरेचर ठीक रही होगी। क्रम के अनुसार क्वेश्चंस आए थे, पंक्तियों के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अनुच्छेद भी एक अनुच्छेद ठीक ठाक था, बहुत इजी नहीं था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, एवरेज कह सकते हैं उसको। और व्याकरण जो थी उसमें भी अलंकार काफ़ी पूछे गए थे, समास थे, रस पूछे गए थे। तो इस तरीके से आपको पेपर देखने को मिला होगा। इस बार DSSB ने भाषा और लिपि का पोर्शन सबसे ज़्यादा रखा था। हमेशा हर बार 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लिए करते थे, लेकिन इस बार काफ़ी क्वेश्चंस भाषा और लिपि में से उठाए गए थे। तो DSSB का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। कोई भी पोर्शन आपको किसी भी पोर्शन में से ज़्यादा, मतलब ये दिखाते हैं कि कोई भी पोर्शन हमें छोड़ना नहीं है, हमें हर पोर्शन पढ़ते हुए जाना है। लास्ट टाइम लिटरेचर ज़्यादा थी, करीबन 60% लिटरेचर थी, तो लोगों ने लिटरेचर बहुत अच्छे से प्रिपेयर की, लेकिन इस बार लिटरेचर का पोर्शन बहुत कम रखा था। इवन 30% आप मान के चलें कि लिटरेचर का पोर्शन इतना ही था, और जो भी था वो घुमाया हुआ था। काफ़ी अंदर से क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे दहेज प्रथा और अनमेल विवाह कौन से उपन्यास में बताया गया है प्रेमचंद जी का। तो अगर जिन्होंने पढ़े होंगे सारे उपन्यास तो बता सकते हैं इसको आसानी से, प्रेमचंद किस प्रकार के उपन्यासकार हैं और कौन सी फिल्म पर कौन से उपन्यास पर कौन सी फिल्म बनी। इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे, सीक्वेंस में लगाने वाले क्वेश्चंस थे। तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे ऊपर बात करते हैं। तो इस तरीके से पार्ट बी रहा। तो पार्ट बी हम बहुत ज़्यादा सरल कहेंगे और ना ही ज़्यादा बहुत डिफ़िकल्ट बता सकते हैं इसको। पर हाँ, 2018 का अगर हम कंपैरिजन करें तो पेपर उससे थोड़ा सा टफ हम रखेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने 2018 में अटेम्प्ट किया होगा वो सभी जानते हैं कि पिछली बार से पेपर इस बार थोड़ा सा हटके था, थोड़ा सा ऊपर का लेवल था, पेपर का लेवल अच्छा था। और अगर हम पीजीटी से भी कंपेयर करें तो पीजीटी का पेपर काफ़ी इजी था, इस बार टीजीटी का पेपर थोड़ा सा उससे अलग था, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं पार्ट ए पे। तो जो पार्ट ए रहा उसमें 5 पोर्शन आपको देखने को मिलते हैं, और उसमें रीजनिंग जो थी वो इजी थी। रीजनिंग इजी होना ये नहीं कि रीजनिंग इजी है तो बहुत बल्ले बल्ले हो गई हमारी, ऐसा नहीं हो सकता। रीजनिंग इजी होती है तो हमारा टाइम लेती ही है, चाहे वो कितनी भी इजी रीजनिंग क्यों ना हो। अगर आपके 20 से 25 मिनट रीजनिंग में लगते ही हैं, ठीक है। तो रीजनिंग इजी थी, लेकिन 2-3 क्वेश्चन उसमें ऐसे थे जो डिफ़िकल्ट थे। मेरी काफ़ी स्टूडेंट से बात हुई है, उन सबसे ये शेयर किया, तो 2-3 क्वेश्चन वो डिफ़िकल्ट बता रहे हैं। डिफ़िकल्ट का मतलब ये नहीं कि बहुत ही डिफ़िकल्ट, हाँ आप आराम से बैठेंगे तो करने लगेंगे तो वो हो भी जाते हैं, लेकिन उस समय हमें टाइम को देखते हुए उन क्वेश्चन को हमें डिफ़िकल्टी के लेवल में रखना पड़ता है। आ जाते हैं हम जीएस पे। तो जीएस एक शिफ्ट को छोड़ के बाकी तीनों शिफ्ट की जीएस इजी नहीं थी। अगर किसी ने बहुत डीप में हर एक चीज़, हर एक पार्ट को जीएस का पढ़ा है तो भी वो बच्चा 6-7 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाया होगा, ठीक है। जीएस ऐसे क्वेश्चन, ऐसे टॉपिक नहीं उठाए गए थे जो आप सोचते हैं कि ये आ रहा है और इसी में से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। आर्टिकल के बहुत कम क्वेश्चंस थे, आर्टिकल इवन नहीं पूछे गए थे, एक आध किसी शिफ्ट में पूछा गया हो तो। पर संविधान संशोधन से क्वेश्चन उठाए हुए थे और करंट के कम क्वेश्चन से। तो मतलब जीएस को आप, और जीएस ऐसी थी अगर कोई करंट का कोई टॉपिक है तो उस करंट के टॉपिक में से उठा के उसका पिछला बहुत पुराना कुछ पूछा गया हो, तो इस तरीके से जीएस का पोर्शन था। तो मैंने इसको टफ कैटेगरी में ही रखा। इंग्लिश का पैसेज इजी था, बाकी इंग्लिश में
हिंदी वाले बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो हिंदी वाले बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती है, वो पैसेज आसानी से कर लेते हैं तो पैसेज ईजी था, लेकिन जो बाकी 15 नंबर का जो ग्रामर का पोर्शन था वो ईजी नहीं था। उसमें सिर्फ सेंटेंस सीक्वेंस में लगाने वाले बच्चे कर पाए होंगे, क्योंकि बाकी सारा पोर्शन जो था वो ग्रामर था, और ग्रामर में भी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और आपका करेक्शन, स्पेलिंग मिस्टेक, तो इसमें बच्चा जल्दी हाथ नहीं लगाता, क्योंकि इसमें श्योरिटी नहीं होती है, इडियम फ्रेजेस वगैरह जो होते हैं, क्योंकि हिंदी में भी हम बहुत सारे नहीं पढ़ पाते, तो इंग्लिश तो बहुत दूर की बात हो जाती है हिंदी वाले बच्चों के लिए। तो इंग्लिश मुझे ऐसा लगता है कि 6-7 बच्चे नंबर स्कोर कर पाएंगे जो मीडियम बच्चे हैं। अच्छा, जिन्होंने अच्छा कर रखा है वो और ऊपर भी ले सकते हैं, सभी बच्चे एक जैसे कैटेगरी में नहीं होते हैं। आगे हम बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स मॉडरेट था, ठीक है। अगर इजी क्वेश्चन थे, 6-7 क्वेश्चन इजी थे, पर टाइम कम होने की वजह से, क्योंकि टाइम हमारे पास सिर्फ 2 घंटे होते हैं और पार्ट 1 में हमारा कम से कम 1 घंटा 10 मिनट और 10 से ज़्यादा भी लग जाता है, कई बार हमारे पास 40 मिनट रह जाते हैं, 30 मिनट रह जाते हैं, तो पार्ट 1 में हमारा ज़्यादा टाइम ले जाता है। तो मैथ्स ईजी भी था, मतलब मैंने उसको मॉडरेट में रखा, बहुत ज़्यादा ईजी नहीं था, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था। हिंदी की बात करें तो हिंदी जो थी वो ईजी थी। अब वापस हम एक बार पार्ट बी पे ज़रूर आएंगे। पार्ट बी में एक पोर्शन में से छूट गया, इसमें जो हमारा पेडागॉजी जो होता है, साइकोलॉजी इसको आप बोलते हैं, वो इजी लेवल की थी, 10 नंबर के क्वेश्चन से, तो वो आराम से निकल रहे थे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारा जो हिंदी का पेपर था दोनों ही शिफ्ट में, मतलब चारों शिफ्ट में, वो मॉडरेट लेवल का था, मतलब बहुत ज़्यादा सरल नहीं था। कोई बोले इसको कि बहुत ज़्यादा लड्डू पेपर आया था, तो ऐसा पेपर नहीं बना इस बार। तो आगे हम बात करते हैं कि कौन सी शिफ्ट इजी थी, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इसी पेपर के बारे में नॉर्मलाइजेशन पे बात करूँगी, तो मेरे चैनल के साथ ज़रूर बने रहें और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, ताकि मैं इसी तरीके से वीडियोज़ आपको देती रहूँ। अब हम बात करते हैं कौन सी शिफ्ट ईजी। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने सभी शिफ्ट के बच्चों से बात की, तो जितने लोगों से मुझे पता चला, तो ईजी शिफ्ट लगी वो 5 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, और इसमें हम पार्ट 1 को लेके चल रहे हैं मेनली, क्योंकि पार्ट 1 में इनका जो जीएस था वो तीनों शिफ्ट में से काफ़ी सरल था, ठीक है। जब आपके पास आंसर की आ जाएगी तब आप खुद इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि बाकी सबकी जीएस और शिफ्ट की जीएस काफ़ी अलग थी, और मैथ भी इजीली हो पा रही थी, मतलब 1 लाइनर क्वेश्चन से। तो इस शिफ्ट की जो मैथ्स मतलब पार्ट 1 था वो इजी रहा। तो बाकी बच्चे घबराएं ना, क्योंकि जो इजी शिफ्ट होती है, बाकी शिफ्ट होती है, नॉर्मलाइजेशन के द्वारा इन सब के नंबर इक्वल किए जाते हैं। इक्वल मींस की एक्यूरेसी देखी जाती है और फिर नंबर को घटाया और बढ़ाया जा सकता है, वो बात की बात है। तो हम इस पे ज़रूर चर्चा करेंगे नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो मेरा नॉर्मलाइजेशन के ऊपर आएगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स मेरे वीडियो के साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको हिंट ज़रूर देती हुई जाऊंगी कि जो हमारा कट ऑफ जो रहने वाला है लास्ट टाइम से, इस बार कट ऑफ कम रहेगा, कम से कम 10 से 15 नंबर आप कम लेके चलें। तो जिनके मतलब वो हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि एक बार मैं आंसर की आने के बाद स्टूडेंट्स के जब नंबर आने स्टार्ट हो जाते हैं हमारे पास, जब वो अपना, क्योंकि इस टाइम हम अगर कट ऑफ बता भी दें तो वो बिल्कुल सही नहीं बैठता, उसका अनुमान हम सही नहीं लगा पाते, क्योंकि इस समय बच्चे अपने जो अटैम्प्ट किए हुए जाते हैं उससे अपने अंदाजे से ही अपने नंबर बताते रहते हैं, तो उससे हम कट ऑफ नहीं निकाल सकते। कट ऑफ आपकी आंसर की आने के बाद ही सही बताई जा सकती है कि कितनी कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। तो मेरे चैनल के साथ बने रहें और मेरे वीडियो को लाइक करते रहें। धन्यवाद।